नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो है एथनोग्राफिक स्टडीज इन रिसर्च। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये एग्जाम होने वाला है जिसमें ये एक टॉपिक है, इसलिए मैं वैपलिन पे जो मेरा एक और वीडियो बचा हुआ है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन पे, मैं उसे अगले वीडियो में जरूर दे दूंगी। फिलहाल लोगों की डिमांड थी कि मैम एथनोग्राफिक स्टडीज पे आप बनाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे वीडियोस बनाए हैं। अभी ये टॉपिक बचा रह गया था, तो आज ये टॉपिक शुरू हो रहा है एथनोग्राफी और एथनोग्राफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं एथनोग्राफिक जो स्टडीज है उसके पहले हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली सोशल एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्टेड है। आपको मैंने मेलानोवस्की, रैटक्लिफ ब्राउन इनके भी थ्योरीज को बताया था। तो जो मेलानोवस्की जो थे उन्होंने माना जाए तो वो ही एथनोग्राफिक स्टडीज की शुरुआत की थी, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे काम किया था। मतलब डायरेक्टली फील्ड में ये गए, कुछ दिनों तक वहां पर रहे और लोगों के जो बात व्यवहार, उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास किया। तो ये एथनोग्राफी जो स्टडीज है वो बेसिकली अगर हिस्ट्री पे जाए हम इसके, तो ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्टेड है एंड ऑल्सो यूज्ड एज अ रिसर्च मेथड इन कंटेम्पररी सोशियोलॉजी। और आज जो सोशियोलॉजी की जो धाराएं चल रही हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, उसमें भी ये एथनोग्राफिक स्टडीज जो है वो यूज किया जा रहा है। Ethnographic tradition find its root in a natural sciences, particularly in biology, in which scientists documented the habits and characteristics of flora and fauna on their expeditions। देखिए, अगर हम और रूट में जाए, अगर हम और तह में जाए, देखिए पहले तो एथनोग्राफिक स्टडीज को हम सोशियोलॉजी में समझ रहे हैं जो इस समय चल रही है चीजें, और नीचे हम जाए तो इसकी शुरुआत बेसिकली मानी जा सकती है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी से शुरू हुई। और अगर हम तह में जाए तो देखें कि ये जो इसकी जो परंपरा है एथनोग्राफिक स्टडीज की, जो एक अपना ट्रेडिशन है, वो बायोलॉजी में हमें कहीं ना कहीं से दिखाई देता है। बायोलॉजी में कैसे दिखाई देता है कि बायोलॉजी में जो साइंटिस्ट फ्लोरा और फौना का स्टडीज करते थे तो वो उनके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने का प्रयास करते थे। द जियोलॉजिस्ट टर्न्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल्फ्रेड कॉर्ड हैडन, एक नाम है एल्फ्रेड कॉर्ड हैडन का, जो पहले जियोलॉजिस्ट थे और फिर उसके बाद से इन्होंने एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी वर्क किया है 1890 के दौर में। was one of the first scientists who collected ethnographic material from the Torres Strait Islands। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं, सिर्फ सोशल एंथ्रोपोलॉजी में नहीं, पूरे इस एथनोग्राफिक स्टडीज की शुरुआत अगर देखी जाए तो सबसे पहले एल्फ्रेड कॉर्ड हैडन ने इसकी शुरुआत की थी। The collection of empirical data about the ways of life of people had a long tradition, particularly among the missionaries and administrations of the European countries in the 19th century। अगर देखा जाए तो जो एम्पिरिकल डेटा का कलेक्शन है, मतलब अगर यूरोपियंस की बात की जाए तो कहा जाता था ना कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। मतलब इनकी कॉलोनीज विश्व में हर जगह ही विद्यमान थी एक समय के दौर में, इवन बेसिकली इन द 19th सेंचुरी। तो देखा जाए तो वो भी मतलब जिस भी सोसाइटी में जाते थे, जिस भी देश को अपनी कॉलोनीज बनाते थे, पहले उनका एक मोटो होता था कि उनके समाज को समझे। अगर इंडिया में भी हम सोशियोलॉजी की शुरुआत देखें ना तो ये इसी ऑब्जेक्टिव से हुई है कि वो जब यहाँ पर रूल करने आए, एडमिनिस्ट्रेशन करने आए, या उससे पहले देखा जाए तो बिजनेस करने आए, तो धीरे धीरे उन्होंने भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। और इसी समझने के क्रम में भारत जैसे देश में सोशियोलॉजी की शुरुआत होती है। सोशियोलॉजी एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं। तो 19th सेंचुरी में यूरोपियन जो कंट्रीज थी, जो कॉलोनीज थी, यूरोपियन कॉलोनीज जो बन गई थी, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को समझने के लिए इंपेरिकल डेटा का कलेक्शन होने लगा। मतलब वो फील्ड में जाते थे, डेटा कलेक्शन करते थे। ठीक है, अब देखा जाए तो फाउंडर ऑफ एथनोग्राफिक ट्रेडिशन। अब हम कोर में आते हैं। मतलब हमने जोलॉजिस्ट की बात सुनी और ब्रिटिशर्स भी बहुत सारे काम किए, बट एज अ फॉर्मल बात किया जाए तो मेलानोवस्की को इसका मतलब फाउंडर कहा जाता है ना। मेलानोवस्की ने इस एथनोग्राफिक ट्रेडिशन की शुरुआत की, और आपको पता है मैंने मेलानोवस्की पे वीडियोस भी डाले हैं, उनके थ्योरी ऑफ नीड्स पे डाला है, किस तरह से वो ट्रोबियान आइलैंड में जाकर के स्टडी किए, वो भी हम लोगों ने देखा है।
तो बेसिकली मेलानोवस्की को देखा जाए तो ही वॉज पॉलिश, मतलब पोलैंड के ये रहने वाले हैं और फंक्शनलिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम इनको कहते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल, जब भी आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी पढ़ेंगे तो आप मेलानोवस्की को तो जरूर पढ़ेंगे। इनकी जो बुक थी द एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में आती है और ये बुक टोटली बेस्ड ऑन द एथनोग्राफिक ट्रेडिशन। ये पूरा जो मतलब आपको भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि एथनोग्राफिक ट्रेडिशन क्या है, मतलब फील्ड में जा करके ऑब्जर्वेशन करना, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना, एक एक चीजों को क्लियरली फाइंड आउट करना, ये पूरा एथनोग्राफिक ट्रेडिशंस होता है। तो इन्होंने जो किताब लिखी द एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, उसमें बेसिकली इन्होंने इस ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया। ही स्पेंट ऑलमोस्ट 6 years between 1914 to 1920 in the Trobriand Island. Although scientists like Alfred Cort Hedden and Lewis Henry Morgan worked with Native Americans in the 19th century, had studied centuries by observing them, Bronslow Malinowski also learned the language of the Trobriand Islands. अब आप बोलेंगे कि मैडम आपने तो मेलानोवस्की को बताया, बट उससे पहले हेडन ने भी काम किया है, मॉर्गन ने भी काम किया, मतलब ये भी एथनोग्राफिक ट्रेडिशंस के थ्रू ही काम किए हैं। बट एक खास चीज बताएं, ये लोग स्टडी किए नेचुरल, मतलब ये है फैक्ट कि ये नेटिव अमेरिकन पे स्टडी इन्होंने किया। बट पता है मेलानोवस्की ने क्या किया? मेलानोवस्की ने वहां की भाषा सीखी, ठीक है। मतलब अगर आपको परफेक्ट स्टडी करनी है तो यू हैव टू नो अबाउट द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। अगर आप लैंग्वेज नहीं जान रहे ना तो आपका कम्युनिकेशन हमेशा अधूरा रहेगा, है ना। तो मेलानोवस्की ने वहां की भाषा सीखी और तब जाकर के वो स्टडी करने की कोशिश की और बहुत सफल रहे वो अपने स्टडी में। मेलानोवस्की's monograph is the most influential ethnography till date. आज तक के डेट में देखा जाए तो मेलानोवस्की की जो मोनोग्राफ है ना, वो अब तक की सबसे बेस्ट मोनोग्राफ में मानी जाती है। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ एथनोग्राफिक अप्रोच। अगर मेलानोवस्की को देखा जाए तो ये एथनोग्राफिक अप्रोच जो है, जो दृष्टिकोण है, उसके ये जनक रहे हैं एंड द मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ये फाउंडर है, मतलब जा करके लोगों में के साथ मिल करके उनकी भाषा को सीख करके तब उनकी संस्कृति का अध्ययन मेलानोवस्की ने किया है। As he lived as a native for many months together with them, watching them daily at work and at play, conversing with them in their own tongue, participant observation, all are standard procedures of the ethnographic studies. अगर देखा जाए तो मतलब आप जाए, वहां की भाषा सीखे, फिर उनके साथ खेले, उनके साथ एंजॉय करे, उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, उनके साथ कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश करे। ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ना, दैट इज द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक। जो प्रोसेस होता है उसका ये कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने इसी में बनाया, सब टॉपिक अर्लीस्ट एथनोग्राफर्स। मतलब कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन कौन एथनोग्राफर्स रहे। तो मैंने जैसा नाम बताया, लेविस हेनरी मॉर्गन, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। collected kinship terms for the Arquenos Indians in the 19th century, but not fluent in their language. फ्रेंच बोआस, आप सभी नाम सुने हैं, ये 19th और 20th सेंचुरी के बीच में इनका टेन्योर रहा है। ही वॉज जर्मन बॉर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। देखिए फ्रेंच बोआज ने कल्चरल रिलेटिविज्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में मैंने बता दिया है कि कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब क्या होता है ना, कि अगर हमें किसी कल्चर को जानना है ना तो हम बायस्ड होके नहीं स्टडी करेंगे, हमें उनके कल्चर को उनकी तरह से जानना है। और कभी भी ना कल्चर में मतलब वो नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वैल्यू बेस्ड नहीं है कि कोई कल्चर अच्छा होता है और कोई कल्चर बुरा होता है ना। कल्चर रिलेटिविज्म मतलब कि सारे कल्चर अलग अलग होते हैं, हम किसी भी एक कल्चर को दूसरे कल्चर से रिलेट नहीं कर सकते, और तभी ये वैल्यू बेस्ड भी नहीं होगा, गुड और बैड होगा ही नहीं होगा। कल्चर अपने आप में अलग अलग तरीके का होता है और उसके बनने के पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशलाइजेशन होता है, वहां का ट्रेडिशन, वहां के लैंग्वेज, वहां का जो कस्टम्स है, ये सारे मिलकर के किसी भी कल्चर को फॉर्म करते हैं।
तो कल्चर रिलेटिविज्म कहा जाता है कि कल्चर रिलेटिविज्म में हम किसी भी एक कल्चर को अच्छा और एक कल्चर को बुरा नहीं कह सकते। मार्गरेट मीड भी अर्लीस्ट एथनोग्राफर्स में है। ये अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और फ्रेंच बुआस के ये स्टूडेंट हैं, मतलब रहे। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क जो है इनका है वो कमिंग ऑफ एज इन सामोआ। ये पूछा जाता है कि मार्किस की स्टडी है, तो याद रखिएगा 20th सेंचुरी में मार्गरेट मीड ने काम किया है कमिंग ऑफ एज इन सामोआ। 1922 में इनकी ये बुक आई है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि एथनोग्राफिक जो फील्ड वर्क होता है उसके प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, मतलब रिक्विजिट्स क्या है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टे इन द फील्ड, मतलब फील्ड में लंबे समय तक भाई रहना ही रहना होगा। जब अगर आप नहीं रहेंगे तो आप वो बेस्ट स्टडी दे ही नहीं पाएंगे। लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी इज एसेंशियल, मतलब आप जिस भी कल्चर में जा रहे हैं उसकी भाषा को आपको सीखना जरूरी है, तभी आप उसका सही स्टडी कर पाएंगे। रिसर्चर वुड हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द फील्ड, ठीक है, मतलब रिसर्चर को उस जगह की भाषा को जानना आवश्यक है। मोस्ट आइडियली स्टे इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द नेटिव्स। आप जब जा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर दूर रहे, आप तो कहेंगे भाई मैं तो वहां पर रहा, मैंने तो स्टडी की, बट अगर आप क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है ना वहां के लोगों से, तो भी स्टडी आपकी वो बेस्ट स्टडी नहीं मानी जाएगी। Researcher cut herself or himself off from her or his own culture during the field work। मतलब जब आप फील्ड वर्क में जाए या जो एथनोग्राफर्स होते हैं वो जब फील्ड में जाए ना, तो अपने कल्चर को अपने घर पे ही छोड़ करके जाए, है ना। कि अब जब आप फील्ड में गए तो आप लगे कोरिलेट करने, यार मेरे कल्चर में तो ऐसा होता है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है, मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आप परफेक्ट स्टडी करेंगे। मतलब आप अपने कल्चर या खुद की आइडेंटिटी को आप हटा करके ही वहां पर जाए। देखा जा सकता है कि जो एथनोग्राफिक स्टडी है, अगर पूछ दिया जाए कि इट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो याद रखिए कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। Observation of people in their cultural context rather than studying people from the outside, you learn people from the inside। आपको बाहर से व्यक्ति को नहीं जानना है। अगर आप बाहर से व्यक्ति को जान रहे हैं तो आपकी स्टडी तो क्या मानी जाएगी, वो तो स्टडी इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट और रॉन्ग है एथनोग्राफिक ट्रेडिशंस को देखते हुए। तो आपको इनसाइड में, मतलब लोग के अंदर जा करके आपको स्टडी करनी होगी, तब आपका सही रिजल्ट आएगा। अगर हम देखें एडवांटेजेस ऑफ एथनोग्राफिक स्टडीज, तो दे आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस। कुछ मैंने 4-5 पॉइंट बताया कि नॉलेज produced by researchers is different from that of archival research और armchair anthropology। अगर जो एथनोग्राफिक स्टडीज के बाद से जो रिजल्ट सामने आ रहा है ना, वो बेस्ट रिजल्ट होगा, वो रियल रिसर्च होगा। क्योंकि आपने आर्म्ड चेयर नहीं की, मतलब मैं चेयर पे आराम से बैठ करके और दूर कहीं सोसाइटी का बैठ करके लिख रहा हूं, ये नहीं। आप वहां गए, आपने वहां की लैंग्वेज सीखी, वहां के कल्चर को आपने समझा, वहां लोगों के साथ कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश किया, तो ये एडवांटेज है ना कि जो रिसर्च आएगा वो बहुत रियल रिसर्च होगा। अलाउ रिसर्चर्स टू रिकॉर्ड फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन अबाउट द कल्चर। आपको ये मौका मिलेगा कि आप फर्स्ट हैंड रिसर्च करके वहां से लौट रहे हैं। यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर कल्चर एंड डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द कल्चर। आपको ये मौका मिलेगा कि आप दूसरे के कल्चर को समझे और आप अंतर स्थापित कर सके कि इस कल्चर और उस कल्चर में अंतर क्या है। रिसर्चर्स कैन विटनेस कन्फ्लिक्ट एंड प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ना कि आप उस पर्टिकुलर समाज के इवोल्यूशन को देख पा रहे हैं। मतलब अगर आप कोई भी कल्चर की स्टडी करने जा रहे हैं ना, तो कल्चर एक दिन में तो जन्मा चीज नहीं है ना, इसको हजारों हजार साल लग जाते हैं। तो आपके अंदर वो क्षमता होगी कि आप उस इवोल्यूशन को देख पाएंगे कि कल्चर पैदा हुआ तो कैसा हुआ और उसका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देख पाएंगे। सोशियोलॉजी वाले इस पे बहुत स्ट्रेस करते हैं कि कोई भी चीज यूं ही नहीं आई, है ना, उसके पीछे सोशल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, आप उसको समझ पाएंगे। एंड प्रोवाइड इन डेप्थ फाइंडिंग। आपके पास ये मौका मिलेगा कि आप गहराई में उतर करके चीजों को समझ पाए। अब अगर डिफाइन करने को कहा जाए कि एथनोग्राफी स्टडीज क्या है, तो एथनोग्राफी इज अ वाइडर टर्म एंड कवर्स पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी। इसमें ये सारी चीजें आ सकती हैं, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन,
फील्ड स्टडी, ये तीनों को मिला करके ही एथनोग्राफिक स्टडीज बनती है। जुडे पायने, अब आप प्रोनाउंस जैसे भी कर लीजिए, ठीक है। जुडी पायने ने डिस्क्राइब मतलब डिफाइन किया है इन हर की कंसेप्ट इन सोशल रिसर्च। इनकी बुक का नाम है की कंसेप्ट इन सोशल रिसर्च, 2004 में इनकी बुक आती है। उसमें इन्होंने क्या देखे डिफाइन किया है, एथनोग्राफी एज द प्रोडक्शन ऑफ हाईली डिटेल्ड अकाउंट ऑफ how people in social settings lead their lives based on systematic and long term observation and conversation with informants। ठीक है, कि आप फील्ड में जा रहे हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, उनके लाइफ स्टाइल को आप बहुत गहराई से देख पाते हैं। आप उनको चूंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन में, मतलब आप बैठे हैं, मतलब गए और लंबा ऑब्जर्वेशन आपने किया है और तब जाकर के आप चीजों को निकाल रहे हैं। तो जुडी पायने ने इस तरह से एथनोग्राफी को डिस्क्राइब किया है। अब एक मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ दैट इज रिलेटेड टू द एथनोग्राफिक स्टडीज, थिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये शायद आप लोगों में से कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, पर जो नेट वगैरह की तैयारी में है, क्लिफर्ड गिट्स, वो नेट में अभी शायद 2-3 साल पहले ये थिंकर्स इंट्रोड्यूस किया गया क्लिफर्ड गिट्स का। क्लिफर्ड गिट्स ने बैलेनीज कॉक जो है, बैलेनीज कॉक फाइटिंग, उस पर स्टडीज किया। मतलब इंडोनेशिया में जो बाली जगह है, बाली में कॉक फाइटिंग होता है ना, मुर्गों की लड़ाई, उस पे वो स्टडी किए हैं। और उन्होंने एक मतलब एथनोग्राफिक स्टडी में ही एक मेथोडोलॉजी दी है, थिक डिस्क्रिप्शन। उसको मैं आपको समझाने जा रही हूं। द अप्रोच ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन इन राइटिंग एथनोग्राफी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लिफर्ड गिट्स इन 1970s. Gitts wrote about thick description in the interpretation of cultures, borrowing the concept from the Gilbert Ryle. अपनी बुक लिखी क्लिफर्ड गिट्स ने, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, प्लीज अंडरलाइन इट, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट गिलबर्ट रायल से बोरो किया। थिक डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग द कंटेक्स्ट and the meaning ascribed to social action in the field and not just description of observed action। देखिए, क्लिफर्ड गिट्स ने बताया कि थिक डिस्क्रिप्शन क्या है। मतलब थिक डिस्क्रिप्शन है कि जो ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज को देख रहे हैं, उस देखने के क्रम में जो आप फैक्ट्स फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही फैक्ट नहीं है, ठीक है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं और एक रिसर्चर का काम है कि उस चीजों को भी निकाल के बाहर लाए। इसको कहा जाता है थिक डिस्क्रिप्शन। Gitts illustrate the technique by describing a situation in which a boy rapidly contracting one eye can be read by an ethnographer as having one of different meaning। देखिए, क्लिफर्ड गिट्स ने एग्जाम्पल दिया एक लड़के का कि अगर एक लड़का आंख ऐसे से, आप हंसिएगा नहीं, अगर वो, मुझे आंख नहीं मारना आता, विंक करने नहीं आता, फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर कोई लड़का ऐसे ऐसे आंख मार रहा है और कोई एथनोग्राफर देख रहा है उसको, तो वो क्या अंदाज लगाएगा। ठीक है, वो बस जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो वही जो देख रहा है बस उसी की वजह से अंदाज लगा लेगा। ठीक है, बट इसको कहा जाता है थिन डिस्क्रिप्शन। थिन है ना, पतला, मतलब बस जो देखा उसी को फाइंड आउट कर लिया। Whereas thin description would give an account of the boy contracting one eye, a thick description would interpret the meaning of the act through the context in which it occurred and differentiate between a conspiratorial wink, a rehearsed wink, or a burlesque wink, in which the boy might be imitating someone who does not wink well। देखिए, अब अगर थिक डिस्क्रिप्शन इसका करना है, तो जो आंख वो ऐसे से कर रहा है, विंक जो कर रहा है, उसके पीछे आपको पता करना होगा कि कंटेक्स्ट क्या है। मतलब क्लिफर्ड गिट्स कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि किस संदर्भ में कोई एक्शन हो रहा है, वो पता करना है।
कि अगर वो आंख ऐसे मार रहा है तो कॉन्स्पिरेटोरियल विंक भी होता है, मतलब कॉन्स्पिरेसी से नहीं, अगर हम दो लोग कोई व्यू रचना रचते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो दूसरे वाले को ऐसे कर देते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि झूठ हम बोल रहे हैं कि अरे कोई फ्रेंड आया और हम लोग कहने कि आज, और दो फ्रेंड और हैं हम लोग, और कोई एक तीसरा फ्रेंड आया तो दूसरे वाले से ऐसे आंख मार के कहते हैं आज हम लोग ने पिज्जा खाया है, पिज्जा चिढ़ाने के लिए, ठीक है, कॉन्स्पिरेटोरियल विंग। रिहर्स्ड विंग क्या है? जो एक ड्रामेटिक हास्यात्मक जो हम वो करते हैं, विंग करते हैं, वो है। और एक है बर्लेस्क्यू विंग, जिसमें हम इमिटेट कर रहे हैं, मतलब उस लड़के को आंख मारने नहीं आ रहा है बट वो इमिटेट कर रहा है, नकल मारा, जैसे इस समय मैं बर्लेस्क्यू विंग कर रही हूँ, किसी की नकल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो एथनोग्राफर है ना, जो स्टडी करने वाला है, उसको वो चीज समझना जरूरी होगा कि ये विंक जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, मतलब कंटेक्स्ट जानना जरूरी है। ये थिक डिस्क्रिप्शन है। और अगर आप थिन डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, बस आप बोले कि विंक हो रहा है, मतलब आंखें मारी जा रही हैं, उसके पीछे क्या कंटेक्स्ट था, क्यों था, ये नहीं अगर आप कर रहे हैं, तो वो थिन डिस्क्रिप्शन हुआ। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए। द अप्रोच हैज बीन इलस्ट्रेटेड बाय गिट्स इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बैलेनीज कॉकफाइट। बैलेनीज कॉकफाइट पे उन्होंने स्टडी की, बैलेनीज कॉकफाइट पे स्टडी की। देखिए गिट्स जो थे, क्लिफर्ड गिट्स, और उनकी जो वाइफ थी हेनरी गिट्स, ऐसे कुछ नाम था, ये दोनों बाली में जाते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है। बाली में, बाली का एक गांव रहता है, वहां पर ये स्टडी करने जाते हैं। और फिर वहां पर क्या होता है ना कि जब ये शुरू में जाते हैं तो इनको लोग अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है, इनको लोग स्वीकारते नहीं है। फिर एक बार क्या होता है कि जो कॉक फाइटिंग होता है ना इंडोनेशिया, बाली में, तो वो लीगलाइज्ड नहीं था उस टाइम पे। जो वहां के वो थे, जो वहां के धनी वर्ग था, वो इस कॉक फाइट को लीगलाइज नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे ना वहां पर कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, तो कॉलोनीज में वो ये अडॉप्ट, मतलब ये कस्टम्स को, ये कल्चर को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। बट जो लोकल लोग थे, जो हायरार्की में नीचे के लोग थे, वो कॉक फाइटिंग कराते थे। और बेसिकली कॉक फाइटिंग जो होता था, कभी कभी धन की उपाजी, धन की उगाही के लिए होता था। मतलब जब गिट्स और उनकी वाइफ गए एक कॉक फाइटिंग को देखने, वो बहुत, मतलब लीगली नहीं होता था वो कॉक फाइटिंग, तो सुनसान जगह पे कॉक फाइटिंग हो रहा था, बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, और वो कॉक फाइटिंग हो रहा था बेसिकली एक स्कूल बनाना था, तो उसी से रिलेटेड चंदे इकट्ठे करने के लिए। तो वो कॉक फाइटिंग हो रहा था, उसी टाइम पे पुलिस आती है, और मतलब पुलिस को कोई इन्फॉर्म कर देता है, तो पुलिस आती है, तो पुलिस के भीड़ के साथ, मतलब जब भीड़ भाग रही होती है पुलिस को देख के, तो क्लिफर्ड गिट्स और उनकी वाइफ भी भाग जाते हैं, ठीक है, भाग के लोकल लोगों के घर में वो घुस जाते हैं। और जब फिर पुलिस चली जाती है, फिर उनको सामने लोगों के लाया जाता है ना, तब लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो जो व्यक्ति है, जिस घर में वो घुसे थे, वो व्यक्ति पुलिस से बोलता है कि ये लोग तो रिसर्चर हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और ये लोग आए हैं स्टडी करने के लिए। तब फिर इनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद से जब लोकल लोगों के साथ इनकी मतलब इनको पेश किया जाता है लोकल लेवल, मतलब लोकल पीपल के सामने, तो लोग क्या होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं इनसे। क्यों खुश होते हैं? इनके झूठ से नहीं, खुश इसलिए होते हैं कि लोगों को लगता है कि जब पुलिस मतलब भागा, दौड़ाया था, गिरफ्तारी हो रही थी, तो चाहते तो ये लोग भी झूठ, मतलब ये लोग सच बोल देते ना कि हम यहाँ के लोकल नहीं है, हम तो स्टडी करने आए, अपना कार्ड शो कर लेते, अपनी बाकी डॉक्यूमेंट शो करते, तो ये लोग बच जाते। पर ये लोग भी भीड़ का हिस्सा बन करके लोगों के साथ भागे और छुपे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि दैट मीन्स कि ये लोग हम लोग को अपना समझ रहे हैं और अपने को हम लोग जैसा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस समाज का ये लोग भी हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और तब जाकर के क्लिफर्ड गिट्स और उनकी पत्नी को एक्सेप्टेंस मिलती है। और उसके बाद से इन्होंने कॉक फाइटिंग जो है, बैलेनीज कॉक फाइटिंग, इसका स्टडी किया। और देखने में तो बस लग रहा था कि दो मुर्गे को लड़ाया जा रहा है, बट इस फाइट में ना जो यंगस्टर होते थे और जो औरतें होती थी वो शामिल नहीं होती थी, जो एडल्ट होते थे वो शामिल होते थे। और इस कॉक को माना जाता था पुरुष,
ठीक है। और इससे ये शो किया जाता था कि कौन स्ट्रांग है, किसके पास सोशल पावर ज्यादा है। तो देखिए मतलब एक कॉक फाइटिंग हो रही है, बट उसके पीछे सिंबॉलिक क्या है, सोसाइटल जो है रिलेशन क्या एस्टैब्लिश हो रहा है। तो सोशियोलॉजिस्ट का ये रियल तरीका होता है स्टडी करने का। तो इसीलिए मैंने गिड्स के ठीक डिस्क्रिप्शंस को आपको दिया, क्योंकि एथनोग्राफी में ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा मैंने डिटेल में आपको एथनोग्राफिक स्टडीज समझाई क्या होता है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।